Hello everyone, welcome to Geography Junoon. Here learning is not just a task, it's a passion. तो स्टूडेंट्स, एनर्जी रिसोर्सेज के इस वीडियो में आज हम न्यूक्लियर एनर्जी पर डिस्कशन करने वाले हैं और इसमें हम न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में जानेंगे और साथ में न्यूक्लियर एनर्जी के दो इम्पोर्टेंट मिनरल्स यूरेनियम और थोरियम के डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन को समझेंगे। In our previous video, we have discussed about two important energy resources, पेट्रोलियम एंड कोल। एक बार आप प्लेलिस्ट पर विजिट करके और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके इन वीडियोस को जरूर देखिएगा। इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम फोकस्ड डिस्कशन देखने को मिलेगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाभिकीय ऊर्जा और उससे जुड़े हुए दो इंपॉर्टेंट मिनरल्स यूरेनियम और थोरियम के बारे में डिस्कशन को। सो लेट्स बिगिन द लर्निंग। तो जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि नाभिकीय ऊर्जा, तो सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी एक्चुअली है क्या। व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी? न्यूक्लियर एनर्जी है क्या? तो आपको सबसे पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर समझनी होगी कि ये है, मान लीजिए एक एटम है, ठीक है। ये क्या है? एक एटम है, अणु है, परमाणु है। इसके अंदर होता है न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के अंदर, ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन होते हैं और क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। और इसके चारों ओर चक्कर कौन लगा रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं इसके चारों ओर। क्लियर है? तो इस न्यूक्लियस का जब या तो विखंडन हो या संलयन की क्रिया हो, तब जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी। क्लियर है? तो न्यूक्लियर एनर्जी ओरिजिनेट होती है न्यूक्लियस से, जो कि किसी भी एटम का कोर होता है, सेंटर होता है, बिल्कुल अंदर का पार्ट होता है और इसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। और न्यूक्लियर एनर्जी निकलने के लिए दो रिएक्शन रेस्पॉन्सिबल होती हैं। एक तो होती है न्यूक्लियर फिजन की और दूसरी है न्यूक्लियर फ्यूजन की। हिंदी में अगर बात करें तो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो विखंडन में क्या हो रहा है? फिजन में क्या हो रहा है? फिजन में हो रहा है कि जो न्यूक्लियस है वो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूट जाता है, ठीक है, स्प्लिट हो जाता है इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी। जबकि फ्यूजन यानी कि जो संलयन की क्रिया होती है, उसके अंदर छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलके एक बड़ा न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं, एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। तो संलयन की क्रिया के अंदर बड़ा न्यूक्लियस बनता है और इससे भी जो एनर्जी निकलती है वो है न्यूक्लियर एनर्जी। तो नाभिकीय ऊर्जा के बनने के लिए दो प्रकार की आपको प्रक्रिया है, एक है नाभिकीय विखंडन और एक है नाभिकीय संलयन यानी फिजन और फ्यूजन की रिएक्शन होती है। अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें तो ये आपको प्रिंसिपल देखने को मिलेगा हाइड्रोजन बॉम्ब का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर, न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर। बट हम जिस न्यूक्लियर एनर्जी को आज डिस्कस करने वाले हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा है? न्यूक्लियर फिजन यानी कि नाभिकीय विखंडन हमको देखना है। क्लियर है? अब नाभिकीय विखंडन होगा किसका? एटम का होगा। और एटम किसका होगा? एटम होगा यहां दो इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर मिनरल्स या रेडियो एक्टिव मिनरल्स, जो है यूरेनियम एंड थोरियम, ठीक है। तो यूरेनियम और थोरियम जो है वो हमारे लिए प्राइमरी मिनरल का काम करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। इन्हीं के एटम्स को लेके और इन्हीं के न्यूक्लियस का क्या होना है? विखंडन होना है, फिजन होना है, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने में प्राइमरी अगर कोई आप देखोगे मिनरल तो वो है यूरेनियम और थोरियम। और इसके अंदर भी आज की डेट में मैक्सिमम यूज किसका आ रहा है? यूरेनियम का। थोरियम जो है वो अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे चल रहा है। थोरियम को हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि इसके थ्रू भी हम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी जो इसका आप देखोगे तो जो कॉमर्शियल प्रोडक्शन हो रहा है, जो इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा है एनर्जी का, वो प्रोडक्शन सिर्फ किससे हो रहा है? वो हो रहा है यूरेनियम से।
ठीक है, तो यूरेनियम एक इंपॉर्टेंट एनर्जी मिनरल है, वो जो रेडियो एक्टिव है और इसी से क्या हो रहा है, हमें न्यूक्लियर एनर्जी निकल रही है। क्लियर है। अब इसमें देखो, यहां एक कॉन्सेप्ट आता है रिएक्टर का। तो रिएक्टर क्या है? रिएक्टर कोई भी ऐसी एक स्ट्रक्चर है, एक ऐसा यूं कहें कि एक इक्विपमेंट है जिसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है। न्यूक्लियर रिएक्शन यानी नाभिक की क्रिया जहां हो रही है उसे बोला जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर। और इसके बारे में डिटेल में अभी हम न्यूक्लियर रिएक्टर की स्ट्रक्चर को भी देखेंगे और इसके अंदर कैसे मैकेनिज्म चल रही है उसको भी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है। तो इन सबको तो अपन फ्यूल की तरह यूज में ले ही रहे हैं, यूरेनियम और थोरियम को, बट इसके साथ साथ कुछ और भी मिनरल्स हैं जो न्यूक्लियर रिएक्टर में काम में आते हैं। कुछ तो फ्यूल रॉड बनाने में आते हैं, कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में काम में आते हैं। तो उनमें क्या क्या है? उनमें देखो, जिरकोनियम है, कॉपर है, ठीक है, निकेल है, क्रोमियम है। इसके अलावा आप मोलिब्डेनम और कोबाल्ट को ले सकते हैं। और इसके अलावा कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट है, दो आप रेयर अर्थ एलिमेंट देखो, नियोडायनेमियम और डिस्प्रोसियम। तो ये भी यूज में लेते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के फॉर्मेशन में। क्लियर है। अब बात करते हैं सबसे पहले न्यूक्लियर एनर्जी की, कि न्यूक्लियर एनर्जी के टॉप प्रोड्यूसर्स क्या है, कितनी कंट्रीज हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस कर रही हैं और कितनी कितनी कैपेसिटी है उनके प्रोडक्शन की। फिर हम आएंगे न्यूक्लियर रिएक्टर्स के ऊपर। तो न्यूक्लियर एनर्जी की अगर बात करोगे तो ग्लोबल प्रोडक्शन अगर 2025 के डेटा के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है वो है यूएसए। ठीक है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर इसकी गीगावाट आर में टोटल अपन देखे जनरेशन कितना हुआ है तो इसने 8,23,100 गीगावाट आर टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की है। कितनी की है? गीगावाट घंटा टोटल की है 8,23,100। किसने? यूएसए ने। अब आप सभी को ये गीगावाट किलोवाट इसका कॉन्सेप्ट पता है, एक बार देख लीजिए। 1,000 जो वॉट होता है वो होता है 1 किलोवाट के बराबर। ठीक है, और अगर 1,000 किलोवाट की बात करें तो वो होता है 1 मेगावाट के बराबर। ठीक है, और 1000 मेगावाट इज इक्वल टू 1 गीगावाट। क्लियर है। एंड 1000 गीगावाट इज इक्वल टू 1 टेरावाट। क्लियर है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें कि 8,23,100 गीगावाट उसने प्रोड्यूस किया, इट मींस उसमें 1000 का क्या कर दो, भाग दे दो, डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा इसमें? तो इसमें कितना आ जाएगा? टेरावाट आवर में 823 टेरावाट आवर जनरेट किया। 0.100 लगा लो। ऐसे करके अगर आप देखोगे तो यूएसए के बाद आता है चाइना, चाइना के बाद नंबर आता है फ्रांस का, फ्रांस के बाद रशिया है, और रशिया के बाद नंबर किसका है? एक इंपॉर्टेंट एशियन कंट्री साउथ कोरिया का। ठीक है, इसके बाद 6th नंबर पे जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो है हमारे कनाडा, जो अगेन नॉर्थ अमेरिका में आप पहुंच गए। कनाडा के बाद आता है एशिया का कंट्री जापान, और फिर नंबर आता है इंडिया का। इंडिया का 2025 ग्लोबल डेटा देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग है 54,700 गीगावाट आवर की हमने न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट की 2025 में। बट हमारा जो नेशनल डेटा है, जो लेटेस्ट डेटा है, जो 2025 के कंप्लीशन के बाद आया है, उसके अकॉर्डिंग हमने 57 टेरावाट आवर की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की। ये थोड़ा सा बढ़ गया, हालांकि नंबर हमारा चेंज नहीं हुआ, फिर भी हम 8th पोजीशन पे रहेंगे, 8th रैंक पे ही हैं। ठीक है, इसके बाद 9th पे स्पेन है और 10th पे है स्वीडन। क्लियर है, ये टॉप प्रोड्यूसर्स हैं न्यूक्लियर एनर्जी के। अब अगर हम ग्लोबली टोटल न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो 2025 के अंदर पूरे वर्ल्ड ने मिलाकर के और 2667 यानी कि 2667 2667 टेरावाट आवर की टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की। और जो हमारी जो पूरी ग्लोबल हमने जितनी एनर्जी जनरेट की इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसका ये कितना परसेंट है? 10% है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में न्यूक्लियर एनर्जी का अगर आपसे पूछा जाता है क्या रोल है, तो 10% ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी का
कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? न्यूक्लियर एनर्जी कंट्रीब्यूट कर रही है। क्लियर है? 10% भाग जो है टोटल है 2667 जो आपका टोटल टेरावाट आवर प्रोड्यूस हुआ 2025 में, वो टोटल इलेक्ट्रिसिटी जो पूरे ग्लोबली हुई उसका 10% था। क्लियर है? बट कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो कंट्रीज न्यूक्लियर एनर्जी के मामले में बहुत आगे हैं, जो अपनी मैक्सिमम एनर्जी नीड्स का, अपनी मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी नीड्स को जो है वो किसके थ्रू पूरा कर रहे हैं? वो कर रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू। और इनमें फ्रांस जो है वो सबसे आगे है। फ्रांस 67.3% अपनी टोटल इलेक्ट्रिसिटी का किससे ले रहा है? न्यूक्लियर एनर्जी से ले रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि फ्रांस के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो बहुत अच्छे से डेवलप्ड है। यहां पर ज्यादातर न्यूक्लियर एनर्जी ही चल रही है। और यूरोप के अंदर जो है आप देखोगे तो न्यूक्लियर एनर्जी का यूज सबसे ज्यादा होता है। न्यूक्लियर एनर्जी से ही इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा बन रही है यूरोप के अंदर। देखो स्लोवाकिया को देख लो आप, स्लोवाकिया 60 to 65% ले रहा है। यूक्रेन 55% अपनी टोटल इलेक्ट्रिसिटी किससे प्रोड्यूस कर रहा है? न्यूक्लियर एनर्जी से। इसी तरह बेल्जियम देखो 54%, हंगरी देखो 45 to 50%। क्यों कर रहे हैं सब? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये अपना पूरा कोयला खा चुके हैं मतलब एग्जॉस्ट कर चुके हैं। इनके पास कोल नहीं है, पेट्रोलियम इनके पास नहीं है, तो इनकी डिपेंडेंस बढ़ती जा रही है कोल और पेट्रोलियम पे। एक तो ये है। दूसरा एनवायरमेंटल रीजंस भी है, इनको अपने आप को एनवायरमेंट फ्रेंडली भी दिखाना है। तो क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी एनवायरमेंट कंपैरेटिवली एनवायरमेंट फ्रेंडली है किसके? कोल और पेट्रोलियम से ज्यादा। क्योंकि कोल पेट्रोलियम में क्या है कि ग्रीन हाउस गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बहुत ज्यादा रिलीज होती है, तो इसमें ऐसा खतरा नहीं है। तो इस वजह से इस तरफ ये लोग ज्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं। क्लियर है? अब देखो 10% जो है वो पूरा ग्लोबली था और फ्रांस ने अकेले ने 67.3% अपनी टोटल एनर्जी नीड्स को लिया न्यूक्लियर एनर्जी से। बट इंडिया में क्या है भाई? हमें हमारे इंडिया की भी तो बात करनी है। तो इंडिया की अब बात करें अगर हम, तो इंडिया जो है उसके अंदर आपकी जो न्यूक्लियर पावर है वो आपको दिखाई देती है। टोटल 7 आपके पास न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनके अंदर, और इन 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर 24 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। कितने हैं? 24 रिएक्टर हैं, 24 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। कितने हैं हमारे पास? 7 पावर प्लांट है। और कितने स्टेट्स में है? 6 स्टेट्स में है। स्टेट्स कितने हैं? 6 स्टेट्स के अंदर ओवरऑल 7 हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, जिनमें 24 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। और इन सब की टोटल अगर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें तो वो है 8780 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का मतलब क्या है? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से यहां मतलब है कि जो आपका एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उस न्यूक्लियर पावर प्लांट को अगर वो सब कंडीशंस नॉर्मल होती हैं, आइडियल कंडीशंस होती हैं, तो उसमें वो 1 घंटे में कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, दैट इज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ दैट न्यूक्लियर पावर प्लांट। जैसे इसको ऐसे समझो आप कि मान लीजिए कि आपका कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, उसकी कैपेसिटी जो है वो कितनी है? 1000 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक है, अगर सब कुछ ठीक रहता है, मतलब ना तो इसको कोई रिपेयर चाहिए, ना कोई मेंटेनेंस चाहिए, ना इसमें फ्यूल की कोई कमी है, आपने यूरेनियम प्रॉपर दे रखा है, सब कुछ नॉर्मल कंडीशन है और ये कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, तो कंटिन्यू चलने के बाद इसके अंदर आप देखोगे तो 1 घंटे के अंदर ये मान लीजिए 1000 मेगावाट मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकता है। तो इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या हो गई? 1000 मेगावाट हो गई। क्लियर है? यानी कि आइडियल कंडीशंस में सब कुछ नॉर्मल होने पर कोई भी पावर प्लांट जितना मैक्सिमम एनर्जी जनरेट कर सकता है विद इन 1 आवर, जो सबसे ज्यादा वो प्रोड्यूस कर सकता है, वही इसकी क्या है? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। तो इस बेसिस पे हम कहें तो ओवरऑल हमारे पास जो 24 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, और जो कि हमारे 7 पावर प्लांट्स के अंदर हैं 6 राज्यों में। 6 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो आपका है तमिलनाडु और कर्नाटक साउथ में, महाराष्ट्र और गुजरात। तमिलनाडु में 2 हैं, 2 पावर प्लांट है, कुडनकुलम है और कलपक्कम है। इसके अलावा एक महाराष्ट्र में है, एक गुजरात में है, एक राजस्थान में और एक यूपी के अंदर है आपके।
ठीक है, तो ऐसे करके टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 8780 मेगावाट की। बट इसके बाद इंडिया ने जो है पूरे, अगर आप साल भर की बात करोगे ना, तो 2025 में 57 टेरावाट आर एनर्जी जनरेट की। 57 इतनी इलेक्ट्रिसिटी बनाई। कैपेसिटी क्या है 1 घंटे की ये, और टोटल हमने साल भर में कितनी बनाई ये। ठीक है, मतलब आप ये समझो कि टोटल का मतलब हमारा ये है कि अगर मान लीजिए 1 घंटे में बनाता है 1000 मेगावाट आर, ठीक है, और ये 24 घंटे चालू रह सकता है, 24 घंटे फुल एनर्जी के साथ चल रहा है 24 घंटे में, तो टोटल एनर्जी कितनी प्रोड्यूस कर देगा ये 24,000 मेगावाट की। यानी कि 24 कितना हो जाएगा इसका टेरावाट आर, इतनी जनरेट कर देगा ये। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे टोटल जो एनर्जी हमारे सारे पावर प्लांट ने मिलके पूरे साल में की वो कितनी थी 57 टेरावाट आर। सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ इसको टेरावाट नहीं करना, इसको गीगावाट करना। टेरावाट नहीं है, टेरावाट तो इससे भी बड़ी यूनिट हो जाएगी, गीगावाट आर ये करना इसको। ठीक है, 24,000 मेगावाट का मतलब है 24 गीगावाट आर की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की। ठीक है, अब हमारे जो इतने भी पावर प्लांट्स थे इन्होंने मिलकर कितनी की 57 टेरावाट आर की। अब इसमें आप एक चीज और देखिए कि जो 7 हमारे जो पावर प्लांट हैं उनमें जो कैगा है वो कहां है। कैगा आपका जो है वो है कर्नाटक के अंदर, इसकी कैपेसिटी है 880 मेगावाट की और 4 रिएक्टर यहां लगे हुए हैं। इसके बाद है आपका काकरापारा गुजरात के अंदर, इसकी है 1840 मेगावाट और यहां भी 4 रिएक्टर लगे हुए हैं, 4 रिएक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं, टोटल कैपेसिटी 1840 मेगावाट। 2 आपके तमिलनाडु में है, कुडनकुलम और कलपक्कम, 2000 मेगावाट और 440 मेगावाट, यहां दोनों में दो दो ही रिएक्टर लगे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद आता है नरोरा यूपी में जो 440 मेगावाट है, यहां पर 2 रिएक्टर लगे हुए हैं, 220 मेगावाट के 2 रिएक्टर लगे हुए हैं यहाँ। इसी तरह आपका जो रावत बाटा है कोटा राजस्थान के अंदर, उसमें 1780 मेगावाट है, इसमें 6 रिएक्टर लगे हुए हैं। क्लियर है। और तारापुर जो आपका महाराष्ट्र है उसके अंदर जो रिएक्टर है उसके अंदर 1400 मेगावाट की कैपेसिटी है और यहां पे भी आपको 4 क्या लगे हुए मिलेंगे, टोटल रिएक्टर लगे हुए मिलेंगे। ऐसे करके ओवरऑल 24 रिएक्टर्स हमारे लगे हुए हैं, 8780 मेगावाट की ओवरऑल कैपेसिटी है और 7 हमारे पास क्या है पावर प्लांट्स हैं, 6 राज्यों में है। ये इंडिया के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी की स्थिति है आज की डेट में। ठीक है, बट एक चीज और याद रखिए कि जो हमारी जो कैपेसिटी है 8780 मेगावाट की, ये पूरी जो हमारी इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की जो कैपेसिटी है उसका कितना है 2.3% है। कितना है 2.3% ऑफ कंट्रीज कैपेसिटी। इंडिया की डिपेंडेंसी जो है ना पूरी, अगर आप कैपेसिटी की बात करो तो हमारा 2.3% जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है वो ही कहां से आ रही है, न्यूक्लियर एनर्जी से आ रही है। क्योंकि हम 44% डिपेंडेंसी हमारी किस पे है, ये हमारी कोल पे, थर्मल पे डिपेंडेंसी है। ठीक है, थर्मल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी 44% प्रोड्यूस कर रहे हैं और अराउंड 27% हम कहां से ले रहे हैं, सोलर से लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से 10% के अराउंड हम कहां से लेते हैं, विंड से लेते हैं। 9% के अंदर हम ले रहे हैं हाइड्रो प्रोजेक्ट से ले रहे हैं। इस वजह से हमारे यहां जो है केवल 2.3% की ही हम कैपेसिटी जो है वो जनरेट कर पाते हैं, किससे, न्यूक्लियर एनर्जी से। हमारा इन पे ज्यादा डिपेंडेंसी है क्योंकि इंडिया जो है उसका ज्यादा फोकस जो है, हालांकि हम न्यूक्लियर एनर्जी में भी वर्क कर रहे हैं बट हमारा ज्यादा फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। क्योंकि सोलर और विंड की देखोगे तो आप हमारे पास देखोगे तो अपार संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज बहुत है, बहुत अच्छे से जनरेशन की कैपेसिटी है, तो हम उसको यूटिलाइज करने में लगे हुए हैं। क्लियर है। अब इसके अलावा एक और है कि हमने एक टारगेट ले रखा है, एक मिशन है, इस मिशन का नाम है न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत जो है इसके अंदर हमने 2047 तक 2047 तक 100 गीगावाट पावर कैपेसिटी बनाने का टारगेट ले रखा है। अभी कितना है, अभी इसको इन शॉर्ट करोगे तो कितना होगा 8780 का है आपका 87, आप क्या लोगे इसको
8780 इसके मेगावाट कैपेसिटी है आपकी। तो अभी आप यहां पे लेंगे तो ये आ जाएगा 8 गीगावाट का, और हमने 2047 तक कितना का ले रखा है, ये लो 8.7 हो गया। तो ये कितना हो गया, 100 गीगावाट की कैपेसिटी बनानी है 2047 तक। तो बहुत ज्यादा एम्बिशियसली हमने ये क्या ले रखा है, टारगेट ले रखा है। और इसके लिए हम 5 जो है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर लगाने वाले हैं, जो इंडिया में ही डिजाइन किए जाएंगे और इंडिया में ही बनाए जाएंगे, और इनको 2033 तक है ना 2033 तक इंस्टॉल करना है। और इसे हमने यूनियन बजट 2025-26 में इसको शामिल किया हुआ है। ये इसके लिए हमने अलग से बजट निकाला हुआ है, 25 और 26 जो हमारा बजट था उसमें लिया हुआ है, 25-26 के बजट में लिया है हमने इसको। तो ऐसे करके हमारा जो कैपेसिटी है वो हमको बिल्टअप करनी है 100 गीगावाट की। प्रेजेंट में हम सिर्फ कितना बना रहे हैं, 8.7 गीगावाट की हमारे पास कैपेसिटी है। 100 गीगावाट की कैपेसिटी पर जाना है 2047 तक। क्लियर है, यानी कि नेक्स्ट 20 सालों में हमको इतनी एम्बिशियसली इस टारगेट को पूरा करना है। इसके बाद देखो, इसके बाद बात करते हैं अब हम यूरेनियम की, कि यूरेनियम एज ए मिनरल जो है वो कैसे आपके लिए न्यूक्लियर एनर्जी का काम कर रहा है। तो यूरेनियम की अगर आप बेसिक देखो तो यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, डेंस होता है, और न्यूक्लियर रिएक्टर्स और न्यूक्लियर वेपन्स के लिए एक प्राइमरी फ्यूल का काम करता है। जैसा मैंने बताया कि आज हम पूरी तरह न्यूक्लियर एनर्जी में अगर किसी पे डिपेंड है तो वो क्या है, यूरेनियम। थोरियम तो अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में चल रहा है, और इंडिया भी बहुत काम कर रहा है थोरियम पे। अब इसका जो ओर है वो है पिच ब्लेंड और कॉर्नोटाइट। क्या है, पिच ब्लेंड और कॉर्नोटाइट इसका अयस्क है जिससे हम यूरेनियम एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है, पिच ब्लेंड और कॉर्नोटाइट। अब इसमें देखो, जो आपका नेचुरल जो यूरेनियम होता है, जो हम अर्थ से जो यूरेनियम निकालते हैं, यानी कि आपका जो पिच ब्लेंड और कॉर्नोटाइट में से जो आप निकालते हैं, उसको निकालने के बाद जो यूरेनियम कंटेंट पूरी अर्थ की क्रस्ट में है, उसमें आप देखोगे तो ज्यादा जो पोर्शन है वो आप देखो तो यूरेनियम 235, 238 और 234, ये 3 ही आपको आइसोटोप देखने को मिलते हैं। 3 समस्थानिक मिलेंगे, यूरेनियम का 234, यूरेनियम का 235 और यूरेनियम का 238। 3 समस्थानिक, 3 आइसोटोप देखने को मिलते हैं। और इसमें भी सबसे ज्यादा जो है वो कौन सा है, यूरेनियम 238 है। यूरेनियम 238 है 99.275%। अब आप देख लीजिए, ऑलमोस्ट सारा ही क्या है, यूरेनियम 238 है, बट थोड़ा सा है यूरेनियम 235, और ये कितना है 0.72%। ठीक है, 0.72% है। और यूरेनियम 234 है 0.005% ओनली, ये याद रखिए। ठीक है, सो मेजर आपका अगर कोई आइसोटोप आपको मिलेगा यूरेनियम के अंदर तो वो मिलेगा यूरेनियम 238। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिससे न्यूक्लियर एनर्जी निकालनी है वो है यूरेनियम 235, और इसकी कंसंट्रेशन है पूरी 0.72%, यानी 0.7% ही यूरेनियम 235, यानी कि ऐसा यूरेनियम है जिसको हम डायरेक्टली एनर्जी के लिए यूज में लेते हैं। ठीक है, अब इसी वजह से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है यूरेनियम एनरिचमेंट। यूरेनियम एनरिचमेंट का मतलब है कि जो आपका ओवरऑल यूरेनियम फ्यूल है आपके पास, उसके अंदर आप यूरेनियम 235 की कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहते हैं, उसी को बोला जाता है एनरिचमेंट। और आज की डेट में जितना भी झगड़ा हो रहा है, चाहे आप यूएस ईरान वॉर का देख रहे हो, चाहे नॉर्थ कोरिया का देख रहे हो आप, ये सब क्या है, यूक्रेन का आप देख रहे हो, सब क्या हो रहा है, सब लड़ाई क्या हो रही है, यूरेनियम को लेके हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि ईरान जो है वो यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है, और वो इस यूरेनियम 235 की कंसेंट्रेशन को बढ़ाना चाहता है। और इसको बढ़ाने का एक प्रोसेस है जिसको हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। तो यूरेनियम जो है, आप अगर आपको न्यूक्लियर एनर्जी लेनी है, ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूरेनियम 235 जो है उसकी आपको 3.5% टू लेके और 5% तक कंसंट्रेशन चाहिए आपको, इतना यूरेनियम होना चाहिए। और है कितना, 0.72%।
तो इसलिए इसकी कंसेंट्रेशन को जो बढ़ाया जाता है उसी को बोला जाता है एनरिचमेंट, यूरेनियम संवर्धन। ठीक है, तो यूरेनियम जो संवर्धन होता है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें यूरेनियम पूरे जो आपका फ्यूल है इसके अंदर यूरेनियम 235 की कंसेंट्रेशन को 3.5% से 5% तक लाओगे, तो इसी टाइम पे आप एनर्जी इससे प्रोड्यूस कर सकते हो, इससे एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्लियर है? एटम बॉम्ब के लिए अगर आप बात करोगे तो न्यूक्लियर बॉम्ब जो होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए आपको ग्रेटर देन 85% चाहिए, आपको 85% से ज्यादा आपको चाहिए, तब जाकर के आप न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हो। 85% से ज्यादा यूरेनियम 235 होना चाहिए, समझे, तब जाकर के प्रोड्यूस होगा। इसके बाद देखो, इसमें एक चीज आप याद रखो कि जो यूरेनियम है इसका एनरिचमेंट होने से पहले एक प्रोसेस है जिसमें हम यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट करके और कैसे इससे एनर्जी जनरेट करते हैं। हमारे लिए एटॉमिक बॉम्ब बनाना हमारा आज का टॉपिक नहीं है, हमें सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी, उससे जो एनर्जी ले रहे हैं हम, जो एनर्जी हम ह्यूमन यूज के लिए जो ले रहे हैं हमें उससे मतलब है, यानी इसे कंस्ट्रक्टिव एनर्जी कहते हैं, जो हमारे काम की ऊर्जा है। डिस्ट्रक्टिव एनर्जी नहीं चाहिए हमें, विध्वंसक ऊर्जा की हमें जरूरत नहीं है, तो उसी पे हम फोकस करेंगे। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, इसको आप थोड़ा सा क्विकली समझ लो कि कैसे यूरेनियम निकल के आता है। तो देखो, यूरेनियम की माइनिंग हुई, यूरेनियम माइनिंग में आपने क्या निकाला, पिच ब्लेंड या कॉर्नाइट को निकाला, पिच ब्लेंड या कॉर्नाटाइट निकला। इसको निकालने से जो यूरेनियम और आया उसको फिर आगे क्या करोगे, क्रश करोगे, पीसोगे, मिलिंग अप पीस करके और उसको छोटे छोटे बारीक पाउडर में कन्वर्ट करोगे। पाउडर में कन्वर्ट करने के बाद इसमें प्रोसेस आता है लीचिंग का। लीचिंग के प्रोसेस में क्या होता है, कुछ केमिकल डाल के उसको और उसको डिजोल्व कर देते हैं, घोल देते हैं। किसको, यूरेनियम पाउडर को घोला जाता है, तो ये डिजोल्व यूरेनियम बनाया जाता है। इस डिजोल्व यूरेनियम को देखो, बहुत टिपिकल प्रोसेस है, इस डिजोल्व यूरेनियम को फिर प्यूरिफिकेशन और एक्सट्रैक्शन के लिए ले जाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि इसके अंदर जो इंप्योरिटीज होती हैं वो इंप्योरिटीज को अलग कर दिया जाता है और प्योर जो यूरेनियम है वो वहां से निकाल लिया जाता है। तो ओर में से प्योर यूरेनियम को निकाला, जिसके अंदर यूरेनियम 235 भी है और 238 भी है, दोनों है, उसको निकाला और निकाल करके फिर इसको प्रेसिपिटेशन के थ्रू सॉलिडिफाई किया जाता है, सॉलिड फॉर्म में निकाला जाता है। इसको बोला जाता है एल्यूमिनियम डाई यूरेनेट। ये देखो, ये सॉलिड फॉर्म में निकल गया, ठीक है, ये क्या है, सॉलिड फॉर्म है, ठीक है, और यहां किस फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है। क्लियर है, यहां लिक्विड है, यहां इसको प्रेसिपिटेट किया, एक्सट्रैक्ट किया और फिर प्रेसिपिटेट करके सॉलिड फॉर्म में निकाल लिया। और सॉलिड फॉर्म में निकालने के बाद एक जो वर्ड सबसे ज्यादा फेमस है उसे बोला जाता है येलो केक, जिसे कहता है यूरेनियम ऑक्साइड। इसको क्या किया जाता है, इसको ऐसे गर्म करके और फिर इससे बनाया जाता है येलो केक, जो येलो कलर का होता है। येलो कलर का यूरेनियम मिनरल जो है उसको बोला जाता है येलो केक, ठीक है। तो अगर किसी कंट्री के पास इस फॉर्म में अगर यूरेनियम आ गया है, इट मींस कि उसके पास यूरेनियम मिनरल है, बट अभी भी ये एनरिच्ड नहीं है। इसके अंदर यूरेनियम 235 की कंसेंट्रेशन कितनी है, 0.7, ठीक है, और 99.275% किसकी है, यूरेनियम 238 की है। तो येलो केक एक ऐसा मिनरल है जिसके अंदर यूरेनियम पाया जाता है, 235 भी है और 238 भी है। कंसेंट्रेशन आपको मैंने बता दी, यहां तक लाया जाता है, ठीक है। तो यहां से आप बनाते बनाते यहां ले आए, सारी आपने क्रशिंग कर दी, इंप्योरिटीज को निकाल दिया, फिर इसको सॉलिडिफाई करके यहां ले आए। अब काम शुरू होता है, आपके पास यूरेनियम अगर इस पोजीशन में है येलो केक में, तो आप इससे एनर्जी नहीं निकाल सकते हो, इससे एनर्जी नहीं जनरेट होगी, समझे, इसका कोई यूज नहीं कर पाओगे जब तक कि आप इसको एनरिचमेंट प्रोसेस में नहीं लाओगे। एनरिचमेंट प्रोसेस में क्या करोगे, सबसे पहले आपने येलो केक को लिया जो कि यूरेनियम का एक ऑक्साइड है, इसे लेके और इसको कन्वर्ट किया जाता है यूरेनियम की गैस के अंदर। अब यहां इसको गैस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तो कितना प्रोसेस है, यहां से इसको सॉलिड था, फिर लिक्विड में कन्वर्ट किया, लिक्विड से वापस सॉलिड में लाए और सॉलिड से अब किस फॉर्म में ले आए, गैस की फॉर्म में। और गैस फॉर्म में ला करके और फिर इसको कुछ ऐसी बड़ी बड़ी जो सिलिंड्रिकल जार हैं इनके अंदर भरा जाता है, इन्हें सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं। इन सेंट्रीफ्यूज के अंदर भर के और फिर इनको गोल गोल घुमाया जाता है। सेंट्रीफ्यूजल फोर्स होता है ना,
ऐसे ही सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होता है कि यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 अलग होते जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यूरेनियम 238 जो है, यूरेनियम 238 जो है वो कैसा होता है? हैवी होता है, कंपैरेटिवली हैवी और होता है। तो हैवी होने की वजह से क्या होगा? यूरेनियम 238 हैवी है, तो हैवी होने की वजह से वो बाहर की तरफ, दीवारों की तरफ रहता है, और सेंटर में क्या रह जाता है? यूरेनियम 235 किस में आ जाता है? सेंटर में आ जाता है। और उसके अंदर से यूरेनियम 238 को हटाते जाते हैं और यूरेनियम 235 डाल के, और धीरे 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 यूरेनियम 235 की कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाते हैं। जब वो 3.5 से 5% पहुंच जाता है, तब वो हमारे लिए एक न्यूक्लियर एनर्जी फ्यूल बन जाता है। क्लियर है? यूरेनियम 238 को छटनी करते गए, उसको हटाते गए, और उसके अंदर और आप यूरेनियम का ये गैस फॉर्म में डालते गए, जिससे धीरे धीरे क्या हो गया? यूरेनियम 238 हटता गया और 235 बढ़ता गया। और आप अल्टीमेटली जो आपने पूरा जो है उसके अंदर जब 3.5 से 5% आप ले आओगे यूरेनियम, तो वो कहलाएगा एनरिच्ड यूरेनियम, जिसके अंदर 235 की कंसंट्रेशन कितनी होगी? 3.5% से ज्यादा होगी। और इसी को अगर बढ़ाते 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 आप एक लंबे टाइम तक इस प्रोसेस को करते हैं और आप एनरिचमेंट को 85% से ज्यादा ले आते हैं, तो आपके पास वो यूरेनियम जो फ्यूल है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए परफेक्ट है। और यही ईरान कर रहा है। ईरान ऑलमोस्ट 60% तक पहुंच चुका था, अपने यूरेनियम को एनरिच कर चुका था, जिसके बाद ये वॉर हुआ है। ठीक है, अगर वो 85% से ज्यादा ले आता है, जितना बेटर कर लोगे आप, अगर यूरेनियम 235 को आप 85% से ज्यादा जितना बेटर कर लोगे, उतने ही कम अमाउंट के यूरेनियम के अंदर आप ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर पाओगे, यानी कि ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा आप पावरफुल बॉम्ब बना पाओगे, और आपको कम यूरेनियम की जरूरत पड़ेगी, उसमें आप बड़ा धमाका कर पाओगे। क्लियर है? तो इसीलिए ये एनरिचमेंट का प्रोसेस होता है। अब एनरिचमेंट हो जाने तक हमारा काम कंप्लीट नहीं हो गया है, हमें अल्टीमेटली न्यूक्लियर एनर्जी निकालनी है। तो इसके लिए फिर आगे आता है फ्यूल फैब्रिकेशन का काम। अब इस यूरेनियम, एनरिच्ड जो यूरेनियम है, इस एनरिच्ड यूरेनियम को लेके और फिर इसको सॉलिडिफाई किया जाता है वापस सॉलिड में। अब यहां वापस सॉलिड में आ गया ये, ठीक है, पाउडर की फॉर्म में आ गया ये। वापस इसका पाउडर बनाते हैं। इस पाउडर को बना के फिर थोड़ा सा गर्म करके और कंप्रेस करके ऐसी पैलेट्स बना लेते हैं, छोटी छोटी गोलियां बना लेते हैं। ठीक है, ये पैलेट बन गई है, फ्यूल पैलेट। ठीक है, इसको कंप्रेस करेंगे, गर्म करेंगे और ऐसे पैलेट बना लेते हैं, गोलियां बना लेते हैं छोटी छोटी। ठीक है, और इन गोलियों को बना करके 1.5-2 सेंटीमीटर के आसपास की ये गोलियां होती हैं। इन गोलियों को बना करके और फिर एक जिरकोनियम की बनी हुई एक ऐसी सिलेंड्रिकल जो है, आप ये देखोगे रॉड होती है, उसके अंदर इनको भर दिया जाता है। ठीक है, ये क्या है? रॉड है, इसके अंदर भर दिया जाता है। ये किसकी बनी है? ये बनी है जिरकोनियम की। ठीक है, इसको जिरकोल आया कहते हैं। इसके अंदर और भी होता है, जिरकोनियम होता है इसके अंदर। ठीक है, जिरकोनियम के अलावा इसमें निकेल होता है, इसके अलावा आयरन भी होता है इसके अंदर। ठीक है, क्रोमियम भी होता है इसके अंदर। इन सब से मिला के ये क्या बनाई जाती है? ये रॉड बनाई जाती है। ठीक है, इन सब अलॉय की एक रॉड बनती है और उस रॉड के अंदर इन पैलेट्स को भर के और पूरा एक फ्यूल रॉड बन जाती है। और ऐसी कई सारी रॉड जब जुड़ जाती हैं तो उसको बोला जाता है फ्यूल रॉड असेंबली। और इसको ले जाकर के फिर रिएक्टर के अंदर लगा दिया जाता है। क्लियर है? तो आप यहां जो नेचुरल यूरेनियम निकाल रहे हो उससे लेकर के और आप अल्टीमेटली आ गए, अब आपको रिएक्टर के अंदर क्या डालना है? यूरेनियम को ले जाके डालना है। तो आपको इन रॉड्स को ले जाके कहां लगाना पड़ेगा? न्यूक्लियर रिएक्टर के कोर के अंदर। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर का जो कोर है, जिसके अंदर एनर्जी जनरेट होनी है, वहां ले जाकर के आप इसको लगाने वाले हैं और उसके बाद आप यहां से एनर्जी जनरेट करेंगे। अब एनर्जी जनरेट करने का प्रोसेस जो है वो आप इस डायग्राम में समझिए। ये आपका है एक न्यूक्लियर रिएक्टर, पूरा पावर प्लांट है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसमें ये न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे काम करता है? तो देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर में ये फ्यूल रॉड लग गई हैं।
ये जो रॉड्स लगी हुई हैं ये क्या है, आपकी जो जिरकोनियम से बनी हुई फ्यूल रॉड थी जिनके अंदर पैलेट डाल रखा था, उनको लगाते हैं, और ये क्या है, कोर। ठीक है, तो सबसे पहले इनको ले जाके कोर के अंदर लगाया जाता है। कोर के अंदर जब इनको लगाया जाता है तो इसके साथ में एक और चीज लगाई जाती है, कंट्रोल रॉड्स। ये कंट्रोल रॉड्स क्या करती हैं, तो देखो, जब आप यूरेनियम की ऐसी जो यूरेनियम की जो रॉड है इनको जब आप लगा देते हो, तो इनके लगाने के बाद जब आप न्यूक्लियस को स्प्लिट करना चाहते हैं तो उसके लिए इस पे टक्कर किसकी कराई जाती है, न्यूट्रॉन की। ठीक है, यूरेनियम 235 जो है उस पे न्यूट्रॉन की टक्कर कराई जाती है, और इससे ये यूरेनियम 235 जो है वो टूट जाता है, इसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। तो किसकी हुआ, न्यूक्लियर जो है, सॉरी, जो न्यूट्रॉन जो है उसका क्या हुआ, कोलिजन हुआ। न्यूट्रॉन इस पे टकराया गया, किसके ऊपर, यूरेनियम 235 के ऊपर। ये क्या है, यूरेनियम 235 है, इस पे टकराया। इसके टकराने से क्या हुआ, इसका न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, और इस न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद इससे न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। ठीक है, हीट एनर्जी निकलती है, रेडिएशन निकलता है, गामा रेडिएशन निकलता है। क्या क्या निकलेगा, हीट एनर्जी निकलेगी और नए न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, गामा रेडिएशन होगा, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन करते हैं, तो ये भी गामा रेडिएशन करता है। और फिर जो ये न्यूट्रॉन है ये फिर से दोबारा टकराना किस पे शुरू कर देता है, फिर से यूरेनियम पे टकराना शुरू करता है, और इस तरीके से एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। न्यूट्रॉन कोलाइड कर रहा है, एक बार न्यूट्रॉन टकराने की जरूरत है, एक कोलिजन की जरूरत है। जैसे एक बार टकराया फिर नए न्यूट्रॉन बनते जाते हैं, वो फिर से यूरेनियम से टकराते रहते हैं, और यही एक चेन रिएक्शन चलती रहती है, जिससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, गामा रेडिएशन होता है, और साथ में इससे नए न्यूट्रॉन्स बनते जाते हैं। ये चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। अब ये चेन रिएक्शन बहुत तेज हो सकती है, भाई न्यूट्रॉन तो सडनली बन सकते हैं ना, तो ये हो सकता है कि बहुत तेजी से पूरा फ्यूल भी खत्म हो और जल्दी से यहां ब्लास्ट भी हो सकता है। इसके लिए यहां पे लगाई जाती है कंट्रोल रॉड्स। क्या लगाई जाती है, कंट्रोल रॉड्स लगाई जाती हैं। और ये जो कंट्रोल रॉड्स हैं, ये कंट्रोल रॉड जो है ये क्या काम करती हैं, ये काम करती है जो आपका न्यूट्रॉन जो है उस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, जिससे कि बहुत ज्यादा मात्रा में न्यूट्रॉन ना बचें और वो तेजी से इस रिएक्शन को कंप्लीट ना कर दे। इसलिए क्या करती है कंट्रोल रॉड, न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन का काम करती है। क्लियर है, न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन के लिए इनको यूज में लिया जाता है। और ये कंट्रोल रोड्स जो हैं वो किसकी बनी होती हैं, ये बनी होती हैं कैडमियम और बोरोन की। ठीक है, या तो कैडमियम होता है या बोरोन होता है। ठीक है, कैडमियम या बोरोन की बनी हुई ये कंट्रोल रॉड्स होती हैं। ये क्या करती हैं, ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे तेजी से रिएक्शन ना हो। दूसरा जो आता है वो आता है मॉडरेटर। ठीक है, मॉडरेटर यानी कि देखो, जो कंट्रोल रॉड्स हैं, जो नियंत्रक छड़े जो हैं वो तो क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर रही हैं, और मॉडरेटर जो है वो क्या करता है, मॉडरेटर जो है वो इस न्यूट्रॉन की जो तेज गति है उसको स्लो करने का काम करते हैं। ठीक है, तो मॉडरेटर क्या करता है, स्लो डाउन करता है स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन की। और इसके लिए देखो ग्रेफाइट भी यूज में लिया जा सकता है, लाइट वाटर हो सकता है, इसके अलावा हैवी वाटर हो सकता है। हैवी वाटर से हमारा मतलब क्या है, देखो लाइट वाटर क्या होता है, लाइट वाटर होता है H2O, और हैवी वाटर क्या होता है, D2O, डिट्यूरियम। इसमें हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल होता है, जिसे D2O या ड्यूटीरियम भी कहा जाता है, वो हैवी वाटर होता है। तो लाइट वाटर या हैवी वाटर यूज में लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक होता है कूलेंट। कूलेंट क्या काम करता है, कूलेंट जो है वो जो इसमें अंदर से जो हीट एनर्जी जनरेट हो रही है उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके और वो स्टीम प्रोड्यूस करता है, जिससे आगे जाकर के टरबाइन घुमाई जाती है। और कूलेंट जो है वो आप क्या क्या यूज में ले सकते हो,
कूलेंट में आप क्या क्या यूज में ले सकते हो? कूलेंट में आप यूज में ले सकते हो लाइट वाटर यूज में ले सकते हो, ठीक है, हैवी वाटर यूज में ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप गैस ले सकते हो इसके अंदर। इसके अलावा आप इसके अंदर मोल्टन साल्ट यूज में ले सकते हो। इसके अलावा मोल्टन मेटल यूज में आप ले सकते हो। गैस में कौन सी लेंगे? हीलियम गैस लेते हैं, यहां पे हीलियम गैस ले सकते हो। तो एक कोई भी कूलेंट आप यूज में लोगे और ये करेगा क्या? ये एब्जॉर्ब करेगा हीट एनर्जी को। और फिर इससे क्या प्रोड्यूस करता है? स्टीम प्रोडक्शन करता है। क्लियर है? तो ये स्टीम प्रोड्यूस करता है, ये देखिए। इसके बाद ये कंट्रोल रिएक्शन के बाद हीट ट्रांसफर का काम होगा। हीट ट्रांसफर के बाद ये स्टीम का प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। कैसे होगा? यहां पर जो एक्सेस एनर्जी, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी जो निकल रही है, अब आपने देखो यहां से क्या किया, ये प्राइमरी कूलेंट पंप है, यहां से कूलेंट खोल दिया। अब हर रिएक्टर में अलग अलग चीज यूज में लेते हैं। कहीं आप पानी यूज में ले रहे हो, कहीं पे आप जो है गैस यूज में ले रहे हो, कहीं पे लिक्विड साल्ट यूज में ले रहे हो, कहीं लिक्विड मेटल यूज में। तो लिक्विड साल्ट से मतलब है जब हाई टेम्परेचर पे आप, जैसे आपका सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, उसको जब आप हाई टेम्परेचर पे गर्म करोगे तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसको आप यहाँ कूलेंट की तरह काम में लेते हो। तो ऐसे ही बहुत सारे हो सकते हैं आपके पास। एल्यूमिनियम का साल्ट हो सकता है, मैग्नीशियम का हो सकता है, उसका क्लोराइड हो सकता है, नाइट्रेट हो सकता है, फ्लोराइड हो सकता है, ठीक है ना। ये सब क्या है? साल्ट है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, वैसे पोटेशियम क्लोराइड ले लो, एल्यूमिनियम का ले लो, मैग्नीशियम का क्लोराइड ले लो, नाइट्रेट ले लो, तो वो सब साल्ट है। इन सबको यूज में ले सकते हो आप। मेटल भी ले सकते हो आप, ठीक है, जैसे मर्क्यूरी को ले सकते हो इसके अंदर, वो यूज में ले सकते हो। इसके बाद इसको लेकर के और फिर यहां से देखोगे तो ये पंप जो है वो क्या छोड़ रहा है? यहां से वाटर जा रहा है, जो भी कूलेंट है, ठीक है, कूलेंट गया। ये कूलेंट इसके अंदर जाएगा और जाकर के क्या करेगा? हीट एनर्जी को इधर ट्रांसफर करेगा। यहां पे आपको एक स्टीम जनरेटर मिलता है। ये क्या है? स्टीम जनरेटर। इसके अंदर यहां से ठंडा पानी आ रहा है, ये देखो, ये ठंडा पानी इसके अंदर आएगा तो ठंडे और गर्म की रिएक्शन से यहां क्या प्रोड्यूस होगी? हाई प्रेशर स्टीम प्रोड्यूस होगी। हाई प्रेशर की स्टीम प्रोड्यूस होगी और ये स्टीम जो है वो कहां घूम जाएगी? टरबाइन पे। और टरबाइन क्या करेगी? रोटेट करेगी। जब टरबाइन रोटेट करेगी तो इससे क्या होगा? जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। और फिर ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा? वोल्टेज को करेक्ट करेगा, वोल्टेज इंक्रीज करेगा और फिर ये फिर ट्रांसमिशन में जाकर के आप क्या करोगे? अल्टीमेटली ये आप इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू आगे घरों तक पहुंचा दोगे। क्लियर है? तो ये पूरा प्रोसेस होता है। इसके बाद क्या होता है कि अब यहां से आपने स्टीम को तो यूज में ले लिया है, बट आपके पास जो एक्सेस जो बच जाता है हीट एनर्जी, उसको आप लाते हो कंडेंसर के अंदर। एक तो यहां आपने पानी दिया, ठीक है, वाटर दिया, वाटर देने से ये जो हीट एनर्जी आ रही थी ये कंडेंस हुई और कंडेंस होकर के क्या है? स्टीम बन के यहां आ गई। कुछ जो एक्सेस जो आपके पास हो जाएगी स्टीम, उसको आप लाओगे यहां कंडेंसर के अंदर। एक चैम्बर है, उसके अंदर आप कंटिन्यू ठंडा पानी दे रहे हो, ठीक है। इससे क्या होगा? कंडेंसेशन होगा, संघनन होगा। संघनन से क्या बनती है? वाष्प बनती है। फिर वाष्प और ज्यादा संघनित करते हो तो दोबारा पानी बन जाता है। तो ये स्टीम जो है वो कंडेंसर के थ्रू एक्सेस कहां आ जाएगी? इस बड़े सारे टावर के अंदर आ जाएगी और जिसमें से वार्म जो है ये पूरी स्टीम बाहर निकल जाएगी, ठीक है। और ठंडा पानी जो है वो इसमें यूज में आएगा। ठंडा पानी कहां से ले रहे हो आप? कोई भी रिवर या लेक से ठंडा पानी ले रहे हो, ठीक है। किसी भी रिवर या लेक से ठंडा पानी आ रहा है कूल वाटर बेसिन से, और यही पानी आप आगे तक पहुंचा रहे हैं। क्लियर है? तो कूलेंट का काम क्या है? कूलेंट का काम है हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, और एब्जॉर्ब करके जब ये स्टीम जनरेटर में जाएगा तो ठंडा पानी यहां मिलेगा, तो इससे क्या होगा? स्टीम ज्यादा प्रोड्यूस होगी और हाई प्रेशर स्टीम को एक पाइप के थ्रू कहां पहुंचाओगे? टरबाइन पे। टरबाइन जैसे ही घूमेगा जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और इसी को फिर क्या होगा? इसी को फिर ट्रांसफॉर्मर हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करके और ट्रांसमिट कर देगा आगे, और आगे आपका ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है। क्लियर है? तो यूरेनियम से आपने देखा कि यूरेनियम मिनरल से लेकर के और आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन तक का पूरा प्रोसेस देख लिया है।
क्लियर है। अलग अलग रिएक्टर में अलग अलग कूलेंट हम यूज में लेते हैं, कहीं प्रेशराइज हैवी वाटर, कहीं आप लाइट वाटर लेते हो। अब इसी बेसिस पे आप कह सकते हो कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स अलग अलग टाइप के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स को हम इसमें डिस्कस करते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो देखो दो मेजर टाइप होते हैं, एक तो होते हैं थर्मल रिएक्टर, दूसरे होते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट रिएक्टर है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। देखो जो थर्मल रिएक्टर होता है, थर्मल से पता चल रहा है, ठीक है, और एक होता है फास्ट रिएक्टर जिसकी जो है बहुत फास्ट एक्शन होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो थर्मल रिएक्टर होते हैं ना, उनके अंदर हम मॉडरेटर यूज में लेते हैं, मंदक, हिंदी में क्या बोलते हैं, मंदक यूज में लेते हैं, ठीक है। तो इसकी खास बात यह है कि आप यहां पर मॉडरेटर को यूज में लेते हो थर्मल वालों के अंदर, बट जो फास्ट रिएक्टर होते हैं उसके अंदर नो मॉडरेटर, मॉडरेटर यूज में नहीं लेते आप। अब मॉडरेटर नहीं है तो आप कहोगे कि फिर तो बहुत तेजी से रिएक्शन हो जाएगी। यहां क्या मॉडरेटर यूज में ले रहे थे हमने मॉडरेटर यूज में लिया था ना, यहां देखो कैडमियम और बोरोन को यूज में लिया था कंट्रोल रॉड के रूप में, और यहां मॉडरेटर हमने यूज में, ये तो कंट्रोल रॉड थी, और मॉडरेटर में हमने यहां क्या यूज में लिया था, ग्रेफाइट को या लाइट वाटर को या हैवी वाटर को यूज में लिया था। अब यहां क्या हो रहा है, आप यहां पर तो मॉडरेटर यूज में लोगे थर्मल में, बट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में मॉडरेटर यूज में नहीं लोगे, तो यहां पे न्यूट्रॉन को आप खुल के काम करने दोगे। न्यूट्रॉन बहुत तेजी से काम करते हैं, ठीक है, यहां पर काम करने दोगे, न्यूट्रॉन की स्पीड को तेजी से काम करने दोगे। हालांकि आपने यहां पे कंट्रोल रॉड लगाओगे बट मॉडरेटर नहीं लगाओगे, मंदक नहीं लगाओगे। अब ये देखो यहां पे जो है आप देखोगे तो पहला टाइप, इसके अंदर भी बहुत सारे, सब में अलग अलग चीजें हैं। जैसे है आपका थर्मल रिएक्टर के अंदर पहला है प्रेशराइज वाटर रिएक्टर। प्रेशराइज वाटर यानी कि इसके अंदर प्रेशराइज वाटर दे रहे हैं, बट वाटर कैसा है, यहां पे यूज में लेते हो लाइट वाटर को आप, ठीक है, क्या यूज में लेते हो, इन दोनों के अंदर ही आप लाइट वाटर यूज में लेते हो, चाहे प्रेशराइज को ले लो चाहे बॉइलिंग वाटर रिएक्टर को ले लो, दोनों के अंदर ही लाइट वाटर यूज में लेते हो। बट डिफरेंस ये है कि लाइट वाटर आप कूलेंट में भी यूज में ले रहे हो और मॉडरेटर में भी यूज में ले रहे हो, दोनों में ही ले रहे हो। प्रेशराइज वाटर रिएक्टर हो चाहे बॉइलिंग वाटर रिएक्टर हो, दोनों के अंदर ही लाइट वाटर है, कूलेंट की फॉर्म में भी और आपके साथ में मॉडरेटर की फॉर्म में भी, दोनों में ही। बट यहां पे आप देखोगे तो यहां पे आपके पास स्टीम जनरेटर है, इसके अंदर प्रेशराइज वाटर रिएक्टर के अंदर, जबकि जो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर है इसके अंदर आपके पास स्टीम जनरेटर नहीं है, इसमें अंदर ही जो है इंटीरियर पोर्शन ऑफ कोर जो है, इंटीरियर कोर जो है, इसी में क्या होगा, स्टीम जनरेशन होगा। ठीक है, इसमें स्टीम का जनरेशन जो है वो कोर के अंदर ही होगा, इसमें अलग से स्टीम जनरेटर नहीं होता, बस इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, तो इसमें लाइट वाटर इसमें लेते हैं, बट जो वाटर है वो बॉयल होता है डायरेक्टली किसके अंदर होता है, रिएक्टर के अंदर ही होता है, और फिर यहां से सीधा टरबाइन में ले जाया जाता है। ये देखो टरबाइन पे आ गया, इसमें देखो स्टीम जनरेटर है, पहले यहां से निकल के स्टीम जनरेटर में आएगा, जबकि यहां अंदर ही वाटर बॉईल होकर स्टीम की फॉर्म में डायरेक्ट टरबाइन पे ले जाया जाता है। तीसरा है हैवी वाटर कूल रिएक्टर। हैवी वाटर रिएक्टर नाम से पता चल रहा है, इसमें हम किसको यूज में लेंगे, मॉडरेटर की तरह हैवी वाटर को यूज में लेंगे, एज ए मॉडरेटर एंड कूलेंट, दोनों की फॉर्म में इसको यूज में लेंगे। इसको हैवी वाटर क्या है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, इसको यूज में लेते हैं। इसके बाद चौथा टाइप है गैस कूल्ड रिएक्टर, और गैस कूल्ड रिएक्टर जो है इसके अंदर यूज में लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एज ए कूलेंट, और मॉडरेटर में किसको यूज में लेते हैं, ग्रेफाइट को। ठीक है, मॉडरेटर जो है उसके लिए क्या यूज में लेंगे, इसमें ग्रेफाइट, और कूलेंट में क्या यूज में लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस कूल्ड है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेंगे, और मॉडरेटर में ले लेंगे ग्रेफाइट को। एक है आपका ग्रेफाइट मॉडरेट रिएक्टर, इसमें आप क्या लोगे, ये भी जो है वो ग्रेफाइट यूज में लेता है मॉडरेटर की तरह, और वाटर जो होता है वो कूलेंट में यूज में लेता है। ये ग्रेफाइट प्लस वाटर का कॉम्बिनेशन है इसमें। ठीक है, तो इसमें ग्रेफाइट है एक तो आपका, प्लस क्या है, वाटर है, बट इसकी जो स्ट्रक्चर है वो यूं वर्टिकल ना होके हॉरिजॉन्टल होती है, और इससे इसको बेनिफिट क्या होता है कि इसको जब भी आपको नया फ्यूल इसमें डालना हो ना, और आपको फ्यूल रॉड डालनी हो, तो इसको बंद करने की जरूरत नहीं है, चलते हुए में भी आप काम में ले सकते हो। तो इसका
ओरिएंटेशन अलग तरीके से होता है, वर्टिकल ना होके हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन है, और ग्रेफाइट और वाटर यूज में लेते हैं। तो 5 है आपके थर्मल रिएक्टर, ठीक है। इसके बाद जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है उसके अंदर एक है मोल्टन साल्ट रिएक्टर। मोल्टन साल्ट रिएक्टर में कूलेंट क्या यूज में ले रहे हैं आप, मोल्टन साल्ट यूज में ले रहे हैं कूलेंट की फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें फ्यूल जो है वो मोल्टन साल्ट के रूप में अंदर ही डिजोल्व होता रहता है, इसी के अंदर ही आप मोल्टन साल्ट और इसी में फ्यूल डाल देते हैं, ठीक है। तो कूलेंट ये है, और ये जो है इसको आप साथ में मोल्टन साल्ट जो है, इसके अलावा भी आप और भी इसमें वैरायटी यूज में ले सकते हो, कि आप इसमें मोल्टन साल्ट तो ले रहे हो, और करके आप कह सकते हो कि इसमें आप मोल्टन मेटल भी यूज में ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा गैस भी इसमें यूज में ले सकते हो, ये भी यूज में ले सकते हो फास्ट ब्रीडर, बट इसके अंदर कोई मॉडरेटर नहीं होता, केवल क्या होता है, कूलेंट होता है, शीतलक होता है, ठीक है। जैसे हमने पहले कहा कि इसके अंदर कोई मॉडरेटर नहीं होता, ना इसके अंदर ग्रेफाइट होगा, ना लाइट वाटर होगा, ना हैवी वाटर होगा, कोई मॉडरेटर नहीं होगा, न्यूट्रॉन को खुल के काम करने दिया जाता है। इसी तरह एक और होता है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, ठीक है। ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो होता है वो फैक्ट्री फिटेड टाइप के आते हैं, ऑलरेडी बने हुए आते हैं, तो इसमें भी ऐसे ही रिएक्शन होती है। तो दो टाइप होते हैं इनके, मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, क्लियर है। तो ये टाइप आप देख सकते हो। थर्मल रिएक्टर जो होते हैं उनके अंदर आपको मॉड्यूलर मॉडरेटर जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, इसके अंदर मॉडरेटर यूज नहीं आता है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, क्लियर है। ये आपकी टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया है। आप पूरा बेसिक डिटेल जो है वो समझ चुके हैं कि कैसे बन रही है न्यूक्लियर एनर्जी। अब इसके बाद आता है यूरेनियम के सबसे बड़े प्रोड्यूसर कौन से हैं। पहले बात की हमने न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोड्यूसर्स की, अब बात कर रहे हैं कि यूरेनियम का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां हो रहा है, कौन कौन से कंट्रीज हैं जो यूरेनियम का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो टॉप प्रोड्यूसर यूरेनियम का है वो है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है वो टॉप प्रोड्यूसर है, जो खुद जो है पूरे वर्ल्ड के यूरेनियम का ऑलमोस्ट 25 to 30% के अराउंड अकेले के पास रिजर्व्स हैं। कजाकिस्तान के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर आता है वो है कनाडा, ठीक है। अगर हम ओवरऑल टन्स ऑफ यूरेनियम में बात करें तो 21,227 टन जो है वो किसके पास यूरेनियम है, कजाकिस्तान के पास। कनाडा ने कितना प्रोड्यूस किया है, 7,351, ठीक है। इसी तरह नामीबिया थर्ड नंबर पे है, यहां देख सकते हो आप। तो फर्स्ट नंबर पे है आपका कजाकिस्तान, यहां ये है कजाकिस्तान। दूसरे नंबर पे है आपका कनाडा, थर्ड नंबर पे आपको आ जाएगा नामीबिया, फोर्थ नंबर पे आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा उज्बेकिस्तान, और सिक्स्थ नंबर पे क्या आ जाएगा आपका, सॉरी फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा आपका रशिया, सिक्स्थ नंबर पे आएगा उज्बेकिस्तान, और सेवंथ नंबर पे आपके आ जाएगा नाइजर, ठीक है। अच्छा गलत हो गया, उल्टा हो गया है, ये करेक्ट कर लीजिए, ये ठीक है। तो ये हो गया। फिफ्थ नंबर पे आपके कौन सा आ रहा है, फिफ्थ नंबर पे आ रहा है आपके उज्बेकिस्तान, सिक्स्थ नंबर पे आपके आ रहा है रशिया, और सेवंथ नंबर पे है नाइजर, ठीक है। तो 5 बड़े प्रोड्यूसर कजाकिस्तान, कनाडा, नामीबिया, ऑस्ट्रेलिया और उज्बेकिस्तान। इसके बाद रशिया का नंबर आता है, और उसके बाद आपके नाइजर का नंबर आता है। ये 7 सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं किसके, यूरेनियम के। और ये जो कंट्रीज हैं, जो यूरेनियम के जो प्रोड्यूसर कंट्रीज हैं, ये सब कुछ इंटरनेशनल रूल्स से बंधे हुए हैं, उनके बेसिस पे ही ये यूरेनियम का प्रोडक्शन कर पाते हैं। और इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसके रूल्स के अकॉर्डिंग ही ये एक्सपोर्ट कर पाते हैं। ऐसे नहीं कि हर कंट्री को एक्सपोर्ट कर देंगे, उस एक्सपोर्ट पे भी पूरी नजर होती है एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की, कितना यूरेनियम किस कंट्री ने प्रोड्यूस किया, कितना एक्सपोर्ट किया, कितना किसी कंट्री ने इंपोर्ट किया, कितना वो एनरिच कर रहे हैं, और किस किस यूज में ले रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि यूरेनियम जो है ये एक डिजास्टरस मेटल एलिमेंट भी है, मिनरल भी है। तो ये आप इसका जो है मिलिट्री पर्पज से भी यूज में ले सकते हो, न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना सकते हो आप इसके। तो इसलिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो इस पे नजर रखती है, क्लियर है। अब इसमें देखोगे आप, तो सबसे पहले बात करते हैं कजाकिस्तान की। कजाकिस्तान के किन एरियाज में, देखो कजाकिस्तान में आप देखोगे तो अराउंड 24 के आसपास माइन है,
जिनमें यूरेनियम का प्रोडक्शन हो रहा है। 24 से ज्यादा माइन है यूरेनियम की कजाकिस्तान में। बट उनमें जो सबसे बड़ा जो एरिया है वो है चू सिरसू बेसिन, जो साउथ कजाकिस्तान में है। ये कजाकिस्तान है, इस कजाकिस्तान के साउथ में यहाँ पे है चू सिरसू बेसिन, जो किर्गिस्तान और इससे लगता हुआ एरिया है। तो चू सिरसू बेसिन जो है ये सबसे बड़ा प्रोड्यूसर एरिया है। आप देखो 60.5% अकेला प्रोडक्शन जो है वो चू सिरसू बेसिन से हो रहा है, जिसमें दो माइन है, एक तो है इनकाई माइन और एक है कराताऊ माइन। ठीक है, दो माइन है यहाँ पे, इनकाई और कराताऊ माइन, दो माइन है, ये याद रखना, बड़ी माइंस है दुनिया की। इनकाई और कराताऊ दो माइन है, किसके अंदर है? चू सिरसू। इसके अलावा देखो ये यहाँ देखोगे आप, सिरदरिया का रीजन है, यहाँ पे भी है। यह बलकाश लेक के आसपास का जो रीजन है यहाँ पे भी है। नॉर्थन कजाकिस्तान में भी है, कैस्पियन सी के आसपास के रीजन में भी है। तो ऐसे अराउंड आपको 24 के अराउंड माइंस मिलेंगी यहाँ पे। ठीक है, कजाकिस्तान में, क्योंकि इतना बड़ा प्रोड्यूसर है, 21,000 टन से ज्यादा इसके पास प्रोडक्शन इसने लास्ट ईयर किया है यूरेनियम का। तो इट मींस कि इसके पास माइंस बहुत सारी हैं। तो 24 माइन है इसके पास, और सबसे बड़ा इसका एरिया है चू सिरसू माइन, जिसके अंदर एरिया जिसके अंदर दो माइन है, इनकाई और कराताऊ। क्लियर है? इनकाई और कराताऊ दो माइन है जो इनके अंदर है। इसके बाद देखो कजाकिस्तान के बाद आ जाओ कनाडा। कनाडा जो है इसके अंदर जो फेमस एरिया जो है, कनाडा में भी माइंस, बहुत सारी माइंस है आपको कनाडा के अंदर भी, बट इसका जो सबसे ज्यादा माइंस वाला एरिया है वो है अथाबास्का बेसिन। ये देखो ये है सस्केचुआन। ठीक है, ये इसका एक स्टेट है सस्केचुआन, और ये है अल्बर्टा। तो सस्केचुआन में तो ज्यादा एरिया है, थोड़ा सा एरिया इसका अल्बर्टा में भी है। इसको बोला जाता है अथाबास्का माइन। और इस अथाबास्का जो रीजन है इसके अंदर दो माइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो सिगार लेक और एक मैकआर्थर रिवर। ये लेक का रीजन है एक यहाँ पे, और एक देखो मैकआर्थर रिवर। देखो यहाँ पे 232 मिलियन एलबीएस यूरेनियम ऑक्साइड है, और यहाँ पे 457 मिलियन। तो ये दोनों जो है वो बड़ी माइन है। अथाबास्का रीजन के अंदर है सिगार लेक और मैकआर्थर रिवर माइन, ये याद रखना। सिगार लेक और मैकआर्थर जो रिवर माइन है, नाम है इनका। ठीक है, ये रिवर बेसिन है, इधर एक लेक है। तो इसके अंदर यूरेनियम का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हो रहा है कनाडा में। अथाबास्का बेसिन याद रखो, उसके अंदर सिगार लेक माइन, और इसके अलावा यहाँ पे मैकआर्थर रिवर माइन को याद रखो कनाडा के अंदर। क्लियर है? अथाबास्का बेसिन और इसके अंदर दो हैं, सस्केचुआन और अल्बर्टा के अंदर है ये। क्लियर? चलो इसके बाद देखो नामीबिया। नामीबिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, और नामीबिया जो है उसके अंदर एक रीजन है इरोंगो। ये देखो आप, ये क्या है? अटलांटिक है। इस अटलांटिक ओशन में ये क्या है? साउथ। ठीक है, साउथ जो अफ्रीका का जो सदर्न सेक्शन है वो है। ठीक है, तो सदर्न अफ्रीका में आप देखोगे तो यहाँ पे एक कंट्री है आपका नामीबिया, नामीब डेजर्ट के रूप में फेमस है। इसके अंदर है इरोंगो रीजन, और इस इरोंगो रीजन में दो इंपॉर्टेंट माइन है, रोसिंग माइन और आप हुशाब माइन, दो माइन है इरोंगो रीजन। इसके अंदर रोसिब और हुशांग दो इंपॉर्टेंट माइन है। ये आप देखोगे कोस्टल एरिया में है यहाँ पे इरोंगो। तो इस इरोंगो के अंदर आप देखो यहाँ दो हैं, एक तो ये रहा रोसिंग और दूसरा है हुशाब। रोसिंग और हुशाब दो माइन हैं जो इंपॉर्टेंट माइन है, सबसे बड़ी माइन है नामीबिया के अंदर। और नामीबिया जो कि थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, वो अपना ज्यादा मेजर प्रोडक्शन जो है यहाँ से कर रहा है। वैसे तो बहुत सारी माइन है देखो, इसके अलावा आपको कई माइन मिलेगी, पलादीन माइन मिलेगी, इटंगो मिलेगी, ट्रैको पीजे मिलेगी, ऐसे बहुत सारी माइन मिलेंगी। बट ये दो आप सबको याद नहीं रखा जा सकता ना, दो बड़ी माइन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हुशाम माइन और रोसिंग माइन। क्लियर है? इनको याद रख लो। तो यूरेनियम का प्रोडक्शन इरोंगो रीजन के अंदर हुशाब और रोसिंग दो माइन है जिनके अंदर हो रहा है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया। देखो ऑस्ट्रेलिया में भी, पूरे ऑस्ट्रेलिया में ये आपको ऑलमोस्ट मिलेगा। दो स्टेट्स को आप अगर छोड़ दो, जैसे आपका अगर इसका यहाँ पे आप आओ और इसका थोड़ा ये रीजन देख लो, न्यू साउथ वेल्स का रीजन, इससे साउथ में विक्टोरिया ये वाला, और ये आपका तस्मानिया। ठीक है, इसको अगर आप छोड़ दें,
विक्टोरिया और तस्मानिया को छोड़ दें तो उसके सारे स्टेट्स में आपको मिल जाएगा। देखो ये नॉर्दर्न टेरिटरी है, इसके अंदर भी मिलेगा आपको, इसके अंदर क्वींसलैंड में मिल जाएगा, सदर्न आपको ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएगा, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएगा, सब में यूरेनियम का प्रोडक्शन है। बट इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो है साउथ ऑस्ट्रेलिया का, और साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर दो इंपॉर्टेंट माइन है। एक तो है ये ओलंपिक डैम माइन, ठीक है। इसके बाद यहां पे आ जाओ बेवरली, इसी के साथ लगती है बेवरले, और साथ में 4 माइल, ये 3 माइन याद रख लो। ओलंपिक डैम माइन, बेवरले और साथ में 4 माइल, ये 3 माइन है। ओलंपिक डैम, 4 माइल और बेवरले। देखो ये बड़े गोले ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पे मेजर प्रोडक्शन एरिया है। ये देखो कितना ज्यादा प्रोडक्शन है यहाँ पे, समझ रहे, इसमें देखो कितना ज्यादा प्रोडक्शन है। तो ये 3 एरिया है, ओलंपिक डैम, 4 माइल और बेवरले, किसके अंदर है, साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये क्या है, साउथ ऑस्ट्रेलिया, इसके अंदर। फिर नॉर्दर्न टेरिटरी है, ये नॉर्दर्न टेरिटरी है, स्टेट है यहाँ का। नॉर्दर्न टेरिटरी जो है इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट माइन ये है रेंजर माइन। नॉर्दर्न टेरिटरी जो है इसके अंदर इंपॉर्टेंट माइन है रेंजर माइन, ठीक है। इसमें भी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। तो 4 माइंस यहां पे याद रखनी है आपको। साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर 3 माइन है। 3 माइन में कौन कौन सी आ जाएगी, एक तो यहाँ पे आ जाएगी ओलंपिक डैम, एक आपको यहाँ आ जाएगी बेवरले, और एक आ जाएगी 4 माइल। और इसके नीचे रेंजर जो माइन है वो नॉर्दर्न टेरिटरी के अंदर है। क्लियर है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया के बाद उज्बेकिस्तान में आ जाओ, 5वां सबसे बड़ा प्रोड्यूसर उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान जो है इसके अंदर आप देखोगे तो यहां एक किजिलकुम डेजर्ट है इसके बीच में, ठीक है। कौन सा डेजर्ट है, सेंट्रल किजिलकुम डेजर्ट है। इस किजिलकुम डेजर्ट के अंदर मिलती है यूरेनियम। इसका रीजन है जियादिन जिराबुलक रीजन। तो आप सेंट्रल किजिलकुम डेजर्ट याद रखें, इसके अंदर है जियादिन रीजन या जियादिन जियाबुलक रीजन। इसके अंदर उज्बेकिस्तान में यूरेनियम का प्रोडक्शन होता है। क्लियर है, तो यूरेनियम के लिए हो जाएगा आपका जियादिन जियाबुलक रीजन, सेंट्रल किजिलकुम डेजर्ट के अंदर। इसी तरीके से रशिया में आओ, रशिया में भी देखोगे आप तो रशिया में भी काफी प्रोडक्शन है। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एरिया है वो है याकुतिया, जिसे सख रिपब्लिक भी कहते हैं। याकुतिया या सख रिपब्लिक कहते हैं इसको, याकुतिया है या सख रिपब्लिक कहते हैं। पहले यहाँ पे ये रिपब्लिक हुआ करते थे, पहले इनको ऑटोनॉमी दे रखी थी जब ये यूएसएसआर था उस टाइम पे। तो सख रिपब्लिक या याकुतिया। इससे नीचे देखोगे तो यहां आपको एक लेक बैकाल मिलेगी। इस लेक का बैकाल के पास का जो ये रीजन है ये है बुरयातिया, इसके अंदर भी आपको प्रोडक्शन मिलेगा। इसी तरीके से ये वाला जो स्टेट है इसका जो बैकाल से दूर है तो इसको बोलता है ट्रांस बैकाल, इसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। तो 3 है, याकुतिया, बुरयातिया और ट्रांस बैकाल। इन तीनों के अंदर रशिया में प्रोडक्शन किसका हो रहा है, यूरेनियम का हो रहा है। क्लियर है, तो यूरेनियम के लिए 3 रीजन कौन कौन से, यूएसए के, रशिया के अंदर, इसमें एक तो याकुतिया या फिर सख रिपब्लिक, एक आपका ट्रांस बैकाल का रीजन और एक बुरयातिया का रीजन, 3 रीजन है। क्लियर है, और इसके बाद हमारा आता है इंडिया। थोड़ा सा इंडिया का भी देख लो, ठीक है। इंडिया के अगर हम प्रोडक्शन एरियाज की बात करें तो इंडिया का सबसे बड़ा जो प्रोडक्शन एरिया है वो है कुडप्पा बेसिन का एरिया, ठीक है। कुडप्पा बेसिन जो आंध्र प्रदेश में है, और कुडप्पा बेसिन आपके जो आंध्र प्रदेश में, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट माइन जो है वो है ये वाली थुम्मलपल्ले माइन। कुडप्पा बेसिन के अंदर है थुम्मलपल्ले माइन, ठीक है। थुम्मलपल्ले माइन किसके अंदर है, कुडप्पा बेसिन के अंदर। ये इंपॉर्टेंट माइन है, याद रखना। कुडप्पा बेसिन कहाँ है, आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो आंध्रा का कुडप्पा बेसिन, इसके अंदर है तुम्मापल्ले माइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नॉर्थ में आओगे तो आपको सिंहभूम मिलेगा झारखंड में, ठीक है। और झारखंड के सिंहभूम में देखो यहाँ भी तुम्मापल्ले माइन के अलावा भी कई माइने हैं, जैसे कप्पोनुरू है, लंबापुर है, पेडागुट्टी है, ठीक है, चित्रायल है, ये सब हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्मापल्ले माइन। क्लियर है, इसके बाद सिंहभूम में आओगे आप तो झारखंड का जो सिंहभूम है
इसके अंदर भी आपको जैसे जादूगुड़ा, ये बहुत फेमस है जादूगुड़ा, क्योंकि सबसे पहले आपको यूरेनियम यहीं देखने को मिला था, तो जादूगुड़ा है। इसके अलावा नरवा पहाड़ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जादूगुड़ा और नरवा पहाड़ जो माइन है, इसके अंदर आप, ये इंपॉर्टेंट माइन है, ठीक है, जादूगुड़ा और नरवा पहाड़। वैसे और भी हैं सिंहभूम रीजन के अंदर, झारखंड में। इससे नॉर्थ में आ जाओ तो यहां पे आपको मेघालय में मिलेगा महादेव बेसिन, ठीक है, महादेव बेसिन मिलेगा मेघालय के अंदर, यहां है। इसके अलावा अरावली का रीजन है आपके राजस्थान में, यहां पे भी मिलेगा। एक छत्तीसगढ़ बेसिन है, आपको यहां पे मिल जाएगा थोड़ा। और भीमा बेसिन है आपके कर्नाटक में, जो भीमा कोयना जो है आपके यहाँ रिवर है, भीमा रिवर, इसके अंदर, ठीक है। तो भीमा रिवर के बेसिन में मिलेगा, राजस्थान के अरावली बेसिन में मिलेगा, छत्तीसगढ़ बेसिन में मिलेगा, मेघालय के महादक बेसिन में मिलेगा, और इसी तरीके से कुड़प्पा बेसिन आंध्र प्रदेश में है। और साथ में आपका सिंहभूम का जो रीजन है, जिसमें आपको जादूगुड़ा और नरवा पहाड़ है, यहां पे भी आपको यूरेनियम देखने को मिलता है। क्लियर है? इनसे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं अभी, तुम्बापल्ली, जादूगुड़ा, नरवा पहाड़, इनसे प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन कम है, ठीक है, बट इन एरिया से यूरेनियम का प्रोडक्शन होता है। तो इंडिया में ये सब मिल जाएगा आपको। चलिए, इसके बाद बात करते हैं हम थोरियम की। ये तो हमारा यूरेनियम कंप्लीट होगा। आपने पूरी न्यूक्लियर एनर्जी पे बात कर ली, इसमें कि न्यूक्लियर एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रही है, क्या होती है न्यूक्लियर एनर्जी, इसके साथ न्यूक्लियर एनरिचमेंट कैसे हो रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स को के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन का क्या मेथड है। इसके अलावा हमने पैलेट्स की बात करी, न्यूक्लियर रॉड्स की बात कर ली, कौन सा मॉडरेटर यूज में ले रहे हैं, कौन सा कूलेंट यूज में ले रहे हैं। साथ में हमने ये भी देख लिया कि किस किस टाइप के हम रिएक्टर्स इसके अंदर होते हैं, हैवी वाटर रिएक्टर है, लाइट वाटर रिएक्टर है, गैस रिएक्टर है, मोल्टन साल्ट रिएक्टर है, सब देख लिया हमने। अब बात करते हैं थोरियम की। देखिए, थोरियम जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट रेडियो एक्टिव मिनरल है, ठीक है। बट रेडियो एक्टिव से मतलब क्या है, कोई भी ऐसा मिनरल जो अल्फा बीटा गामा रेडिएशन निकालता है, और इसके साथ साथ इसका जो डीके होता है उससे ये सब निकलता है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और इसके अंदर भी पोटेंशियल एप्लीकेशन इसका न्यूक्लियर एनर्जी में किया जा सकता है। न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने में थोरियम का भी यूज किया जाता है, पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिव है, ये भी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, थोरियम भी, ठीक है। पर थोरियम जो है, ये अगर और की बात करें तो ये मोनाजाइट एक सैंड होती है, बीच पे मिलती है, ये बीच सैंड होती है, ठीक है, इसमें मिलता है। ये जो कोस्टल एरियाज में जो बीचेज होते हैं, उन बीचेज पे जो सैंड होती है, उसके अंदर मोनाजाइट बालू या मोनाजाइट रेत मिलती है, उसके अंदर थोरियम मिलता है। तो इसका और क्या है, मोनाजाइट है। अब थोरियम जो है उसके बहुत सारे आइसोटोप होते हैं, और सब अनस्टेबल होते हैं, तो किसी से भी एनर्जी नहीं निकाल सकते। बट इसका जो सबसे स्टेबल आइसोटोप होता है वो है थोरियम 232। यूरेनियम के तीन थे, यूरेनियम के तीन थे, 234, 235 और 238। थोरियम का जो इलेक्ट्रिसिटी या फिर न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन में यूज में ले सकते हैं वो है थोरियम 232, थोरियम का 232, ठीक है। अब कमाल की बात यह है कि ये जो 232 वाला जो यूरेनियम है, थोरियम जो है, इसके अलावा भी कई और यूज है, क्योंकि इसका क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है, हाई होता है, लगभग 2750 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इस हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से इसको अलॉय बनाने में, अयस्क जो है, सॉरी, जो मिश्र धातु है वो बनाने में काम में लिया जाता है। अलॉय बनाने में कैसे, इसको मैग्नीशियम के साथ जब अलॉय बनाया जाता है तो एयरक्राफ्ट का इंजन तैयार किया जा सकता है। इसी तरीके से टंगस्टन फिलामेंट की कोटिंग जब करनी हो उस पर भी इसको यूज में लेते हैं। इसके अलावा इसको हाई टेम्परेचर की जो सिरेमिक्स बनाते हैं उसमें यूज में लेते हैं। वेल्डिंग करने के लिए जो हम इलेक्ट्रोड बनाते हैं उसमें यूज में लेते हैं, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है, यह टेम्परेचर को बियर कर लेता है। इसके अलावा हाई मेल्टिंग पॉइंट और इसकी थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो इन सब कामों में इसका हेल्प करती है, ठीक है। तो इन सब में भी इसको यूज में ले सकते हैं थोरियम को। तो यूं मत समझिए थोरियम सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी दे रहा है, थोरियम के ये भी यूज है। क्लियर है ना? और इंडिया जो है उसके लिए थोरियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों है? क्योंकि थोरियम जो है वो एक बहुत अच्छा न्यूक्लियर फ्यूल हो सकता है इंडिया के लिए।
भविष्य की जो ऊर्जा है, जो फ्यूचर में हम जो भी एनर्जी नीड्स हमारी पूरा करना चाहते हैं, उसमें एक अच्छा अल्टरनेट हो सकता है ये किसका, यूरेनियम का। यूरेनियम का एक अच्छा विकल्प हो सकता है। हमारे पास यूरेनियम तो है ही नहीं और थोरियम हमारे पास बहुत है, तो इस वजह से अगर हम थोरियम की तरफ शिफ्ट होते हैं न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन में, तो हम यूरेनियम पे डिपेंडेंस कम कर पाएंगे और हमारे जो 2047 का जो टारगेट है 100 गीगावाट का, समझ गए, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत जो 25-26 में हमने में बजट में हमने लिया है, वो हम उस टारगेट को 100 गीगावाट कैपेसिटी के को हम पूरा कर पाएंगे। ठीक है, अब थोरियम की इंपॉर्टेंस क्या है? एक तो बहुत ज्यादा अबंडेंट मिलता है पूरी दुनिया में, पूरे क्रस्ट में जितना यूरेनियम मिलता है उसका 3 टाइम्स, 3 गुना ज्यादा क्या मिलता है आपको, थोरियम मिलता है, इतना ज्यादा है। तो अगर इसको यूज लेते हो तो आपको एनर्जी की टेंशन नहीं रहेगी। इसके अलावा फर्टाइल नेचर है। फर्टाइल नेचर मतलब जितना भी आपके पास थोरियम 232 है, ठीक है, थोरियम का जो आपके पास 232 है उसको आप यूरेनियम 233 में कन्वर्ट कर सकते हो। और ये यूरेनियम 233 जो है वो क्या है, यूरेनियम 233 एक आर्टिफिशियल यूरेनियम है। ये क्या है, एक आर्टिफिशियल यूरेनियम है। क्लियर है? तो आप यूरेनियम 233 जो है वो थोरियम 232 से बनाएंगे और फिर उससे एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। तो ये फर्टाइल है, पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद कोई एनरिचमेंट की जरूरत नहीं है भाई, उसमें तो हमको यूरेनियम की कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़नी थी, इसमें एनरिचमेंट का भी कोई चक्कर नहीं है, आप सीधा सीधा यूज में लो। एक इसका सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी कंसंट्रेशन को आप इतना ज्यादा नहीं बढ़ा सकते कि इससे एटम बॉम्ब बना लो, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सकते हो इससे, तो इसका पीसफुल और सेफ यूज ही ले सकते हो। ठीक है, इसको सुटेबल नहीं है एटम बम प्रोडक्शन के लिए, आप बहुत ज्यादा इसको बना नहीं सकते, इसमें प्लूटोनियम 239 भी नहीं बन पाता है, तो इस वजह से डेटोनेट भी नहीं हो पाता, फट नहीं सकता है। ठीक है, तो इस वजह से इसकी कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा नहीं हो पाती यूरेनियम की कि ये फट सके, तो एटॉमिक बॉम्ब नहीं बनेगा। तो आपको इतना ज्यादा मॉनिटरिंग की भी टेंशन नहीं है, बार बार देखने की जरूरत नहीं है किस कंट्री ने कितना यूरेनियम एनरिचमेंट कर लिया, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कभी बम बना ही नहीं सकते हैं। इसके बाद न्यूक्लियर वेस्ट भी कम निकलता है। इसके बेनिफिट ये है कि जो न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है ना, जो रिएक्टर से निकलता है, वो भी कम निकलता है इसके अंदर। इसके अलावा लॉन्ग टर्म रिलायंस होती है। लॉन्ग टर्म का मतलब कि एक बार अगर न्यूक्लियर चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गई, न्यूट्रॉन टकराया, एक बार आपका यूरेनियम 233 बना और फिर नए न्यूट्रॉन बनते जाएंगे और रिएक्शन होती जाएगी, तो लंबे टाइम तक आपको एनर्जी दे सकता है। सेल्फ रिलायंस है, आपको बार बार फ्यूलिंग की जरूरत नहीं है इसके अंदर। इसके अलावा ये सेफर माइनिंग ऑपरेशंस में भी काम में आता है, मतलब कि यूरेनियम जब आप निकालते हो तो उससे अंदर रेडियो एक्टिव जो है ज्यादा होता है, और ये जो है ये वीक रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, वीकली रेडियो एक्टिव है, तो इस वजह से क्या होगा इसका बेनिफिट, और इस वजह से क्या है, वीकली रेडियो एक्टिव होने की वजह से इसका बेनिफिट क्या है कि सेफर माइनिंग है। अब माइनिंग में इसमें ज्यादा अल्फा बीटा गामा किरणें आपके लग जाएगी या कैंसरस हो जाएगी, ऐसी कुछ खतरा नहीं है इसकी माइनिंग में, समझ गए? तो सेफर माइनिंग है, इसलिए इसका यूज है। अब इंडिया में अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा थोरियम के रिजर्व्स मिलते हैं। पूरी दुनिया का 25% जो है, पूरी दुनिया का 25% जो थोरियम है वो इंडिया में। ठीक है, तो इंडिया में सबसे ज्यादा रिजर्व्स हैं थोरियम के। इसके बाद नंबर आता है ब्राजील, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, टर्की और वेनेजुएला का। ठीक है, इंडिया में पूरी दुनिया का 25% थोरियम है। इसके अलावा ब्राजील, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, इजिप्ट है, टर्की है और वेनेजुएला है, टॉप रिजर्व्स वाले कंट्रीज हैं। इसके बाद अगर बात करें तो थोरियम जो है वो कुछ सीआईएस कंट्रीज हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स करके हैं, जो पहले यूएसएसआर के पार्ट भी थे, उन सब ने को अंदर देखे तो यहाँ पे भी आपको थोरियम मिलेगा, जिसमें किर्गिस्तान है, आपके कजाकिस्तान है, रशिया है, बेलारूस है, अजरबैजान है, ये सारे 9 कंट्रीज हैं। ठीक है, ये सारे 9 कंट्रीज सीआईएस कंट्रीज हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स कहते हैं, इनके अंदर भी थोरियम मिलता है, मोनाजाइट मिलता है। क्लियर है? इसके बाद आप देखो इंडिया जो है उसके अंदर थोरियम के रिजर्व्स कहां कहां हैं। इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर बात करो तो इंडिया में आप देखोगे तो इंडिया में लार्जेस्ट थोरियम डिपॉजिट्स है
और ये बीच पे मिलता है, बीच सैंड पे इंडिया के कोस्टल स्टेट्स की। जो इंडिया के कोस्टल स्टेट्स हैं, जैसे आपके तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, केरला है, यहाँ पे मिलते हैं। तो सबसे अगर आप बात करोगे तो सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में 25%, और अगर अमाउंट की बात करो तो 11.93 11.93 मिलियन टन का जो है आपके पास रिजर्व्स हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा रिजर्व्स। और इसमें सबसे ज्यादा है आपके आंध्र प्रदेश के अंदर 2.32। ठीक है, तो पहले नंबर पे कौन है? आंध्र प्रदेश है। दूसरे नंबर पे क्या है? तमिलनाडु का है। थर्ड नंबर पे आपका क्या है? उड़ीसा है। ठीक है, उड़ीसा के अंदर जाएगा। इसके बाद फोर्थ नंबर पे आपका है केरलम। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे है। सिक्स नंबर पे आप आओगे तो आपके यहाँ पे झारखंड के अंदर भी मिल जाएगा आपको। ये देखिए, इन सब के अंदर आप देख सकते हो कितना कितना थोरियम का रिजर्व यानी मोनाजाइट है। ठीक है, 20 सैंड है मोनाजाइट जिसके अंदर थोरियम मिलता है। तो सबसे ज्यादा कहां मिल रहा है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु, उड़ीसा, केरला, और उसके बाद आपके वेस्ट बंगाल और झारखंड के अंदर मिलता है थोरियम। इसके बाद अगर हम बात करें तो थोरियम की इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या इंपॉर्टेंस है, तो थोरियम इज एन इंपॉर्टेंट फ्यूल फॉर द कंप्लीशन ऑफ इंडियाज 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। एक्चुअली है क्या कि इंडिया ने 1950s में हमारे ग्रेट साइंटिस्ट थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, उन्होंने एक 3 चरण का एक न्यूक्लियर प्रोग्राम दिया था, 1950s में दिया था। किसने? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने दिया था। इन्होंने अडॉप्ट किया। इन्होंने कहा कि एक हम जो है वो स्टार्टिंग तो यूरेनियम से करने वाले हैं, नेचुरल यूरेनियम से, बट हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप थर्ड स्टेप में जाके हम थोरियम तक पहुंचने वाले हैं, और फिर जो भी न्यूक्लियर एनर्जी हम जनरेट करेंगे वो थोरियम से करेंगे। तो फर्स्ट स्टेज में हमने देखा, तो फर्स्ट स्टेज में आए हम प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर पे। ठीक है, और इसके अंदर हम नेचुरल यूरेनियम, प्राकृतिक यूरेनियम ही यूज लेते थे। ठीक है, तो दाबित भारी जल रिएक्टर लिया हमने, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर लिया, उसमें नेचुरल यूरेनियम डालते थे, और उसमें यूरेनियम 235 भी होता था, 238 भी होता था, और उससे हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे, और ज्यादातर रिएक्टर हमारे इसी पे बेस्ड है। उसके बाद हमने और बेटर किया, और हम सेकंड स्टेज में आने वाले हैं। ये हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हमको क्या करना है। सेकंड स्टेज में हमने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पे आए हम, समझे? जो हमने 2 टाइप देखे थे, ये थर्मल वाला है और ये कौन सा है? ब्रीडर वाला है। थर्मल वाले में हमने देखा था प्रेशराइज वाटर वाला, जिसमें लाइट वाटर भी था, हैवी वाटर भी था। यहां से हम आगे यहां पे, जिसमें हमने इसमें भी हमने सफलता हासिल कर लिया, हम सक्सेसफुली इनको भी लगा चुके हैं। और इसमें हम यूरेनियम 238 और प्लूटोनियम 239 को मिक्स ऑक्साइड के रूप में यूज में लेते हैं। ठीक है, मिक्स ऑक्साइड फ्यूल है MOX फ्यूल। इसमें हम प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 238 को यूज में ले रहे हैं। ठीक है, यानी हम यहां से डिपेंडेंस हटा के इस तरफ आए। इसमें हम यूरेनियम 238 और प्लूटोनियम 239 यूज में ले। एक्चुअली प्लूटोनियम 239 भी यूरेनियम 238 से ही बन रहा है। ठीक है, इसके बाद थर्ड स्टेज में हमें यहां पहुंचना है, और इस पर अभी हम क्या कर रहे हैं? थोरियम बेस्ड जो रिएक्टर है इस पे हम रिसर्च स्टेज में है। ये रिसर्च जो है चल रही है इस पे, ये रिसर्च स्टेज पे है, अभी ऑनगोइंग रिसर्च है ये। तो हम स्टेज 3 में जो है वो हम थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना चाहते हैं, जिससे हमारी पूरी एनर्जी नीड्स को हम थोरियम पे शिफ्ट कर सके और यूरेनियम पे से डिपेंडेंस हटा सके। अभी अभी इसमें हम रिसर्च बेस पे हैं, अभी हमने कोई इस पे प्लांट बना करके कोई एक्सपेरिमेंटली तैयार भी नहीं किया है। इसमें हम क्या लेंगे? थोरियम का 232 और सॉरी, इसमें इसको यूरेनियम कर लेना। ठीक है, तो ये यूरेनियम जो है उसका 233, ये उल्टा हो गया है, इसको भी करेक्ट करना। इसको कर लो आप यूरेनियम 233 और थोरियम 232। ठीक है, इसको डालते हैं। थोरियम का 232 और यूरेनियम का 233 जो है
वो इसमें हम यूज में लेते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इस पे शिफ्ट होना चाहते हैं, बट इसमें भी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि हम 2005 से भी पहले से ही इस पे रिसर्च कर रहे हैं, और दुनिया में सबसे ज्यादा पेपर पब्लिश अगर किसी ने किए हैं थोरियम की रिएक्टर की रिसर्च पे तो वो है इंडिया। बट हमसे एक कदम आगे कौन निकल गया? चाइना। चाइना जो है उसने अपना पहला थोरियम बेस्ड मोल्टन साल्ट रिएक्टर जो है वो 2025 के अंदर एक्सपेरिमेंटल फेज में, अभी प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, एक्सपेरिमेंटल फेज में लाइसेंसिंग करके, और इसने अपना 2 मेगावाट का सेटअप जो है वो गोबी डेजर्ट में लगा दिया है। ये देखिए, चाइना ने गोबी डेजर्ट जो है, जिसमें आप देखोगे तो इसका सेंटर की तरफ आप जाओगे, सेंट्रल एशिया की तरफ, तो वहां गोबी डेजर्ट है। उस गोबी डेजर्ट के अंदर इन्होंने जो 2 जो मेगावाट जो है उसका 2 मेगावाट का एक एक्सपेरिमेंटल थोरियम बेस्ड मोल्टन साल्ट रिएक्टर 2025 में इन्होंने कमीशन कर दिया है, लगा दिया है। ठीक है, तो दुनिया का पहला थोरियम बेस्ड जो रिएक्टर है वो किसने बनाया है? चाइना ने, और इस पे वो एक्सपेरिमेंटल फेज में पहुंच के काम कर रहा है। क्लियर है? हमसे आगे निकल गया है चाइना। तो इस तरीके से थोरियम जो है वो इंडिया के लिए, इंडिया की जो नीड्स हैं न्यूक्लियर पावर की, उसके फ्यूचर के लिए बहुत जरूरत है। इंडिया के अगर 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है तो उसमें थ्योरियम पे ही आप अल्टीमेटली जब पहुंचोगे तो वहां पहुंचकर ही इसको कंप्लीट कर पाओगे। तो ये सब था आपका न्यूक्लियर एनर्जी, यूरेनियम, यूरेनियम की प्रोडक्शन एरिया, थोरियम, थोरियम की इंपॉर्टेंस इंडिया के कंटेक्स्ट में, वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। और इसके बाद अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो आगे के वीडियोस में हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जैसे आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, बायोमास एनर्जी है, इन सब पर डिस्कस करने वाले हैं, और इनके सबके प्रोसेस देखेंगे, और इनके अंदर वर्ल्ड में क्या क्या काम हो रहा है इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के साथ, जिसमें हम सबसे पहले लेंगे हाइड्रो पावर को। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।